हेलो साथियों, वेलकम टू एग्जामपुर में आप सभी का स्वागत है। साथी आ जाएंगे सभी। आज हम लोग बात करेंगे यूपीएसआई के एग्जाम पैटर्न और उसके सिलेबस पर। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूं कि हम अभी से यूपीएसआई की तैयारी क्यों करा रहे हैं। देखो, पिछले साल आपकी यूपीएसआई की भर्ती होके गई है, 9,500 की भर्ती थी। उसके बाद उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने खुद कहा है कि 3,000 पदों का अध्याचन हमने उत्तर प्रदेश पुलिस प्रोन्नति बोर्ड को दे दिया है। अब पुलिस प्रोन्नति बोर्ड से जब पत्रकार वार्ता में सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि इसका विज्ञापन बहुत जल्द प्रकाशित कर दिया जाएगा, बहुत जल्द आ जाएगा। इसमें आपके यूपी कांस्टेबल के पद भी आने हैं और यूपीएसआई के पद भी आने हैं, लेकिन फिक्स डेट क्या होगी ये किसी को नहीं पता, मुझे भी नहीं पता और किसी को भी नहीं पता। लेकिन मुझे लगता है 2023 में आपके पेपर होंगे, हो जाएगा आपका 2023 में ही पेपर। तो आप सभी साथी जो भी यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं, जो भी यूपीएसआई के बारे में सोच रहे हैं, एक एक चीज हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। देखो, यूपीएसआई में होता क्या है, एक इसमें लिखित परीक्षा होती है और एक ही लिखित परीक्षा होती है। इसमें कोई मेंस नहीं होता है और कोई इसमें इंटरव्यू नहीं होता है। तो आपकी स्टेज फर्स्ट होती है लिखित परीक्षा, अर्थात आप अगर इस लिखित परीक्षा होती है, इसमें सिलेबस क्या होता है ये आगे आएंगे। पहले लिखित परीक्षा। स्टेज सेकंड इसमें होता है शारीरिक मानक परीक्षण और दस्तावेज सत्यापन, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। और इसमें तीसरा होता है आपका शारीरिक दक्षता परीक्षा और चौथा फिर आपका यहां पर चिकित्सा परीक्षा, मतलब मेडिकल फाइनल होता है, लास्ट होता है। ठीक है, तो सबसे अब जो आपकी कट ऑफ निर्धारित होती है बेटा, वो लिखित परीक्षा पर ही होती है। हालांकि कट ऑफ 2 बार बनती है, बल्कि 3 बार बनती है आपकी, है ना। पहले आप जब रिटन पास करेंगे, फिर आप फिजिकल पास करेंगे, फिर मेडिकल पास करेंगे, है ना। क्योंकि मेडिकल में भी कुछ लोगों को फेल कर दिया जाता है, कुछ समस्या अगर है तो आपकी कट ऑफ बनेगी इसी नंबर पे जो आप लिखित परीक्षा में लाएंगे नंबर। तो सबसे मेन हो जाती है यहां पर लिखित परीक्षा। लिखित परीक्षा के बाद क्या होता है ना, ये आपने पैटर्न समझा कि किस प्रकार से आप लोग करते हैं। आवेदन कौन कर सकता है इसमें, तो बेटा आवेदन वही बच्चा कर सकता है जो आपका स्नातक पास है। कौन है? जो स्नातक पास है। स्नातक का मतलब होता है ग्रेजुएट पास बच्चा है। ग्रेजुएट पास का मतलब है कि अगर किसी ने बीएससी की है, किसी ने बीए किया है, किसी ने बीकॉम किया है, किसी ने बीसीए किया है, बीबीए किया है, बीटेक किया है, बीई की है ना, कुछ भी अगर इनमें से डिग्री किया, कितने भी परसेंट मार्क्स हो, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। एज जो आपकी होती है इसमें 21 से 28 होती है, मतलब 21 से कम वाले फॉर्म नहीं भर सकते और 28 से ज्यादा वाले तब भर सकते हैं फॉर्म जब वो या तो ओबीसी कैटेगरी के हों या फिर एससी और एसटी कैटेगरी के हों। और जो आपके जनरल के लोग होते हैं, सामान्य लोग होते हैं, उनको यहां पर एज रिलैक्सेशन नहीं होता और उनकी मैक्सिमम एज 28 साल होती है। उसके बाद वो इस फॉर्म को नहीं भर सकते। पहली बात, एससी एसटी आपके सामने यहां पर लिखा है, इस प्रकार से उनको एज रिलैक्सेशन मिलता है। 3 साल ओबीसी और 5 साल आपका एससी एसटी। आगे चलते हैं, है ना। ऊंचाई क्या होती है? ऊंचाई जो कांस्टेबल की होती है वही हाइट होती है। अनरिजर्व ओबीसी वगैरह, है ना, आपकी ये हाइट होती है 168 सेंटीमीटर, महिलाओं में 152 सेंटीमीटर। जबकि अगर यही एसटी की बात करें तो कम हो जाती है, 160 हो जाती है, जबकि महिलाओं की 147 हो जाती है। छाती की बात करें तो पुरुषों में 79 फुलाकर आपकी 5 सेंटीमीटर का विस्तार हो, महिलाओं के लिए नहीं होता, है ना। एसटी आपका 77 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन हो, छाती में फुलाव हो, है ना। तो ये होता है इसका। फिर उसके बाद आपका सिलेबस, ये सबसे महत्वपूर्ण है। आपका सिलेबस सबसे महत्वपूर्ण है। सिलेबस को मैं समझाऊंगा। हिंदी, सामान्य हिंदी का मतलब है आपकी हिंदी व्याकरण, पर्यायवाची, आपके अनेकार्थी, समानार्थी, विलोम शब्द, रस, अलंकार, इनमें से भी सवाल आपके, समास, इनसे भी सवाल आपके पूछ लिए जाते हैं। वर्णमाला से सवाल आपके पूछ लिए जाते हैं। दूसरा आपका होता है संख्यात्मक और मानसिक क्षमता परीक्षण, है ना। संख्यात्मक और मानसिक क्षमता परीक्षण 40 प्रश्न। और आपका क्या हो जाता है यहाँ पर, ये न्यूमेरिकल एबिलिटी होती है और ये आपका मेंटल एबिलिटी होती है। अर्थात कहने का मतलब यह है, ये दोनों सब्जेक्ट हैं, रीजनिंग और मैथ, है ना। क्या है बेटा? रीजनिंग और मैथ। न्यूमेरिकल एबिलिटी अर्थात आपका संख्यात्मक परीक्षण, मतलब जो जैसे परसेंटेज के सवाल हैं, प्रॉफिट एंड लॉस के सवाल हैं, अर्थमेटिक वाले सवाल, उसी प्रकार से आपकी मेंटल एबिलिटी, मतलब एक तरह से रीजनिंग वाले सवाल। तो 40 इसमें मैथ के होते हैं, 40 इसमें रीजनिंग के होते हैं। प्रत्येक सवाल 2.5 अंक का होता है। तो 100 अंक के ये 4 पोर्शन होते हैं।
है ना, 4 पोर्शन होते हैं टोटल। इसको करने के लिए 4 घंटे का समय होता है टोटल, सॉरी 2 घंटे का, माफी चाहूंगा, 2 घंटे का समय होता है टोटल। जिसमें आपका जो होता है यहाँ पर जो टोटल होता है वो 400 होता है, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। अब आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर, अब सबसे ज्यादा मैं इस पर फोकस करूंगा कि बेटा जो जीएस वाला 40 का पोर्शन है, 40 प्रश्नों का, ये कैसे होता है। देखो 40 में से 15 से 16 सवाल आपके सीधे सीधे पॉलिटी और भारतीय संविधान के होते हैं ना, पॉलिटी और भारतीय संविधान के होते हैं। इसमें 5 सवाल आप लोग जोड़ के चलिएगा आईपीसी और सीआरपीसी मतलब मूल विधि और कानून के होते हैं। 5 प्रश्नों को आप लोग याद करेंगे, है ना। तो ये आपके 21 से 22 सवाल हो जाते हैं ऐसे करके। बाकी के आपके 17-18 सवाल आपका, इसमें से 2-3 सवाल आपके इतिहास के, 2-3 सवाल आपके हिस्ट्री जो आपका हिस्ट्री के बाद आपका जैसे ज्योग्राफी है, करंट अफेयर है, आपका करंट अफेयर का थोड़ा ज्यादा रोल होता है ना। यूपी से पूछ लेता है सवाल, या फिर आपके स्टैटिक से सवाल पूछ लेता है, या फिर आपके इकोनॉमिक्स से सवाल पूछ लेता है। तो आपके ऐसे करके ये जीएस होता है। जीएस में सबसे ज्यादा रोल होता है आपके पॉलिटी संविधान, क्योंकि 15-14 सवाल 16 सवाल तक हो सकते हैं। और दूसरा सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है भैया आपके मूल विधि का, क्योंकि इन सवालों को जो बालक कर लेता है वो दूसरे बालकों से बहुत आगे निकल जाता है, क्योंकि इन सवालों को बालक छोड़ देते हैं। लेकिन अगर आप इन पर अभी से फोकस करके चलते हैं तो इन सवालों में आप बहुत अच्छा कर पाएंगे, बहुत शानदार कर पाएंगे। हमारे बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने जीएस में 40 में से 38, 37, 36, 35 तक क्वेश्चन किए थे। ये बहुत बड़ी बात होती है अपने आप में कि जीएस में यहां तक पहुंचना, है ना, जीएस में यहां तक पहुंचना। लेकिन यहां तक पहुंचने के लिए आपको तपस्या के जैसे मेहनत करनी होती है, इस बात को भी याद रखिए। अभी से आपको शुरू करनी पड़ेगी मेहनत, और तब कहीं जाके आप यूपीएसआई के पेपर में कंफर्टेबल स्थिति में आप लोग पहुंच जाएंगे। पेपर भर्ती कब तक आएगी ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन जल्दी ही आएगी। हो सकता है फरवरी, मार्च, अप्रैल तक आपकी आ जाए। और जब भर्ती आती है उसके 3, 4, 5 महीने में पेपर हो जाता है। उदाहरण के तौर पर आपके जून तक फॉर्म भरा गया था, जून 2021 तक फॉर्म भरा गया था, लास्ट डेट जून 2021 थी, और पेपर की शुरुआत हुई थी 12 नवंबर को। तो 3 महीने के करीब, 4 महीने का करीब अंतर था इसमें, 4 से 5 महीने का अंतर। तो आपका मान लीजिए मार्च अप्रैल में अगर फॉर्म आ जाता है तो आपका पेपर भी सितंबर अक्टूबर में हो सकता है, इस बात को याद रखेंगे, ठीक है। चलिए ये बात आप लोग मेरी समझ गए। अब आप लोगों को बताऊंगा कि हिंदी का सिलेबस, जैसा कि मैंने आपको बहुत शॉर्ट में बताया था, इस प्रकार से वर्णमाला से लेकर ये सारी चीजें आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ये हिंदी का सिलेबस, ये टॉपिक वही है जो उन्होंने बताया है बोर्ड में, या हमने जो पेपर देखे, हमारे पास तो सारे पेपर हैं, उनमें से जो हमने बनाया क्रॉस चेकिंग करके कि कहीं कोई ऐसा तो नहीं है कि नोटिफिकेशन में वो सिलेबस ना देते हो लेकिन यहाँ पे टॉपिक दे, हमने क्रॉस चेकिंग करके वो तैयार किया गया, हमारा पूरा फॉर्मेट है, ठीक है। मैथमेटिक्स में आपके सवाल रहते हैं, ज्यादातर आपके अंकगणित के सवाल रहते हैं, इसमें रीजनिंग के आपके ये टॉपिक रहते हैं, है ना। और उसी प्रकार से आपके जनरल नॉलेज के कुछ ये सवाल, और बाकी मैंने बताई दिया आप लोगों को। इसके अलावा भारतीय राजनीति, भारतीय संविधान, भारतीय पॉलिटी से सवाल रहेंगे, आईपीसी से सवाल रहेंगे। और ये टॉपिक आपके, ये टॉपिक वो लिखते हैं, वो हम आप लोगों के सामने बता रहे हैं। अब इसके डिटेल में जाते हैं, अंदर जाते हैं। जैसे अगर हम बात करें, इनमें तो सामान्य सवाल रहते हैं, इन टॉपिक से तो सामान्य सवाल, लेकिन भारतीय राजनीति से बहुत डीप सवाल रहते हैं, और 15-16 के आसपास सवाल रहते हैं। भारतीय मूल विधि जो आपकी है, इससे 5 से 6 सवाल रहते हैं, और इसको विस्तार से पढ़ना होता है यूपीएसआई को पास करने के लिए। ये सिलेबस देखने पर आपको लग सकता है कि किसी वनडे एग्जाम की तरह है, लेकिन ये जो पार्ट है 20-21 सवालों का, ये वनडे एग्जाम की तरह नहीं होता। इसके लिए लॉजिकल सोचना पड़ता है, समझना पड़ता है, और उसे याद करना पड़ता है ना। तो यहां पर थोड़ी सी दिक्कतें बालकों को आती हैं, ये आप लोग समझ गए। उसी प्रकार से आपके बेसिक लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन के मुद्दे हैं, यहाँ पर ये डिटेल में बताया गया, आप लोग देख सकते हैं। रीजनिंग के टॉपिक इंग्लिश में हमने लिख दिए हैं। मेंटल एप्टीट्यूड टेस्ट आपके ये हैं, इंटेलिजेंस ये सब लिखते हैं, वो किस प्रकार से भी हम लोग यहाँ पर सवाल आप लोगों से पूछेंगे, है ना, सवाल आप लोगों से पूछेंगे। तो मैं बस आपको यही कहना चाहूँगा कि इसकी एक रिटन परीक्षा होगी, रिटन के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और उसके बाद आपका फिजिकल होता है। फिजिकल में आपको दौड़ लगानी होती है, दौड़ कोई बहुत ज्यादा नहीं होती, ऐसा नहीं है कि आप दौड़ नहीं लगा पाओगे, बहुत सिंपल होती है। आप रिटेन पर फोकस करिए। अगर आपकी हाइट 168 से ज्यादा है ना, 168 सेंटीमीटर से ज्यादा अगर आपकी हाइट है, तो आप फोकस करिएगा अपने रिटेन टेस्ट पर, और आप अपनी मैथ को, रीजनिंग को, जीएस को, हिंदी को मजबूत करिए, और लग जाइए आप लोग अभी से, है ना। आपको बता दूं कि आज अगर आप लोग इसकी तैयारी आज शुरू करते हैं, मतलब अगर आप उड़ान बैच से आज जुड़ते हैं, तो
31 दिसंबर तक ये ऑफर आपका 599 में है। कितने में है? 31 दिसंबर तक ये ऑफर आपका 599 में है। तो आप सभी साथी हमारे 599 में इस कोर्स के साथ जुड़ सकते हैं, उड़ान बैच। ये हमने बच्चों को इस बार बहुत सस्ता दिया कि यूपीएसआई का, चलो जो बच्चे अभी से तैयारी शुरू करना चाहते हैं वो जुड़ सकें, क्योंकि अब जो पहले से तैयारी शुरू करते हैं वो जेन्युइन बच्चे होते हैं। लास्ट में 1 महीना पहले कोई आए, आपको लगता है वो सिलेक्शन लेगा? या 2 महीना पहले, नहीं हमें भी तैयारी करनी है, वो सिलेक्शन नहीं लेता है बेटा। वो फॉर्म भरता है घर वालों के दबाव में, घर वाले उससे पैसे देते हैं कि चल पढ़ाई तैयारी कर, तो वो कहता है कि हाँ देखो तैयारी कर तो रहा हूं। तो बच्चा सिर्फ फॉर्म भरता है घर वालों के दबाव में और तैयारी करता है घर वालों के दबाव में, उसका उद्देश्य नहीं होता सिलेक्शन लेना। जो बच्चा 6, 7, 8 महीना पहले से कम तैयारी करता है बेटा, तब कहीं जाकर उसका सिलेक्शन हो पाता है। 8, 7 महीने आपको तैयारी के लिए चाहिए होते हैं। तो आप सभी से कहूंगा कि हमारी उड़ान बैच के साथ आप लोग